अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड आउट देयर। अच्छा, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कंप्लीट कर लिया था एंड वी आर गोना स्टार्ट विद टॉपिकल क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो पहले आ जाए, पहले हम लोग जो है वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। ठीक है, आ जाए। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद आई एम गोना वेट क्या आप मुझे मार्किंग स्कीम बना के देंगे उस क्वेश्चन की। ठीक है, डिस्कस discuss whether a firm in monopolistic competition is more discuss whether a firm in monopolistic competition more likely to be in the interest of public rather than a firm being a monopoly। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप डिस्कस करो कि एक फर्म जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर ऑपरेट करती है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करेगी या फिर वो फर्म काम करेगी जो एक मोनोपोली है। कौन सी फर्म काम करेगी आपके हिसाब से? जिसको मोनोपोली के क्वेश्चन की कंक्लूजन याद है ना, वो मुझे इस सवाल का जवाब अभी से दे देगा कि सर ऐसी कौन सी फर्म है, मोनोपोलिस्टिक या मोनोपोली, इन दोनों में से, जो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करेगी। जिसको मोनोपोली के क्वेश्चन की कंक्लूजन याद है वो फौरन से बता देगा जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द मार्किंग स्कीम। बिल्कुल बेहतरीन, इकरा ने हमें बता दिया कि अगर एक मोनोपोली गवर्नमेंट ओन्ड होगी तो वो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करेगी क्योंकि वो एफिशिएंट होगी, प्रोडक्टिवली भी, एलोकेटिव भी। ठीक है। अच्छा, 20 मार्क के क्वेश्चन के अंदर पहला असेसमेंट ऑब्जेक्टिव होता है नॉलेज और एनालिसिस। नॉलेज और एनालिसिस के कितने मार्क्स है? नॉलेज और एनालिसिस के यू गेट 14 मार्क्स। सर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 होता है इवैल्यूएशन, एंड फॉर इवैल्यूएशन यानी कि कंक्लूजन यू गेट 6 मार्क्स। आपको कंक्लूजन के कितने मार्क्स मिलते हैं? आपके कंक्लूजन को आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं कि सर नॉलेज के लिए आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन यू गेट फ्रॉम द नॉलेज पोर्शन, क्या आपको नॉलेज किससे मिलेगा? आपने बोला सर, पहले आपने पढ़ा डिस्कस विद द फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सबसे पहले उसने आपने पढ़ा कि सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या फिर मोनोपोली, उसका मतलब है दो चीजों की डेफिनेशन आ जाएगी। सबसे पहले आपने डिफाइन करता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नो, आई डोंट थिंक सो इकरा। डिफाइन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्लस फीचर्स। सबसे पहले आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और उसके फीचर्स बताने पड़ेंगे। ठीक है। फिर आप इसको बताओगे डिफाइन डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट्स। फिर आप इसको क्या बताओगे? इसके बाद आप बताओगे इसको डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फिर आप इसको बताओगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर डिफरेंट प्रॉफिट के स्टेजेस क्या होते हैं, डिफरेंट लेवल क्या होते हैं। ठीक है, जरा मुझे याद दिलाओ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर पहला प्रॉफिट का लेवल होता है सुपर नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट। पहला प्रॉफिट का लेवल क्या है भाई? सुपर नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट। सर दूसरा प्रॉफिट का लेवल क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट
सर तीसरा प्रॉफिट का लेवल क्या होता है? Why do we need to mention level of profit? देखो आपको इंट्रोडक्शन के, आपको नॉलेज और एनालिसिस के मार्क्स कैसे मिलेंगे जब तक आप यही नहीं समझा सकती उसको कि आप उसके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लेवल ऑफ प्रॉफिट्स क्या है, मोनोपोली के एम्स क्या है। मोनोपोली के 3 एम्स होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, सेल मैक्सिमाइजिंग इन कंटेस्टेबल मार्केट। तो जब तक आपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, आपने नॉलेज एनालिसिस ही नहीं करा, तो हाउ कैन यू गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन? ठीक है लेबा। तो प्रॉफिट का सेकेंड स्टेज होता है नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद एक और प्रॉफिट का स्टेज होता है सब नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉस। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, प्लीज अपना अपना चैट बॉक्स ओपन कर लें। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, सर कौन सा शॉर्ट रन का स्टेज है, कौन सा लॉन्ग रन का? गिविंग यू गाइस अ मिनट। या वी शुड इंक्लूड लेवल ऑफ प्रॉफिट। मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के 3-4 नंबर मिलेंगे, नॉट मोर देन दैट। Since you guys are taking time, I think I should answer. ठीक है। So Mustafa Ali has mentioned me कि super normal और abnormal profit is the short run stage. Subnormal profit or loss is a short run stage. Abdul Rahman Nadeem has mentioned me कि normal profit is a long run stage. ठीक है। So conclusion में अगर हम लोग बात करें तो every firm will earn normal profit in the long run. However, these other two profits, that is supernormal and subnormal, will be in the short run. मतलब short run में हर firm कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी जिसको कहते हैं सुपर नॉर्मल, कभी लॉस भी करेगी, लेकिन हाँ लॉन्ग रन में ये बात फिक्स है कि हर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। सर ये 3 तो मेंशन करेंगे, लेकिन साथ साथ इनकी डायग्राम्स भी बनाएंगे, इनकी डायग्राम्स भी बनाएंगे और उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे, लिंक कर देंगे, सिर्फ एक्सप्लेनेशन का लिंक करेंगे डायग्राम के साथ। सर अगर अब आप सवाल पढ़े ना, तो सवाल कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, अगर आप सवाल पढ़े ना, हम लोग सवाल कह रहा है पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहा है सवाल। तो अगर हम सवाल की बात करें, सवाल कह रहा है पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है, तो यार मुझे सिर्फ आप इतनी सी बात बता दे, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वैसे तो गवर्नमेंट ओन्ड नहीं होती है। हाँ मोनोपोली गवर्नमेंट ओन्ड हो सकती है कि अगर वो नेशनलाइज करी जाए, तो इसका मतलब है कि ये एफिशिएंसी से लिंक करना चाह रहा है। तो मुझे एक और भी बात इसको बतानी पड़ेगी, क्या बतानी पड़ेगी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म जो है वो क्या होती है, फर्म होती है प्रोडक्टिवली और एलोकेटिवली इनएफिशिएंट। मुझे एक और जगह बात लिंक करनी पड़ेगी ये डायग्राम बनाते वक्त, कि फर्म जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर प्रोडक्टिवली भी इनएफिशिएंट होगी और फर्म जो है वो एलोकेटिवली भी इनएफिशिएंट होगी। मुझे ये बात भी लिंक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं कंक्लूजन के अंदर ये बात डाल लाऊंगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब हम इसकी कंक्लूजन देंगे ना इस क्वेश्चन की, तो हम पब्लिक इंटरेस्ट में बात करेंगे। मतलब हम ये बात बोलेंगे कि यार गवर्नमेंट ओन्ड होगी तो वो एफिशिएंट होगी, प्रोडक्टिवली भी और एलोकेटिवली। तो हमें पहले इसको ये बताना होगा कि सिंस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली दोनों इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये दोनों इनएफिशिएंट होंगे प्रोडक्टिवली भी और एलोकेटिवली भी। लेकिन मोनोपोली की एक एक्सेप्शन है कि अगर वो मोनोपोली प्राइवेटली ओन्ड से गवर्नमेंट ओन्ड हो जाएगी ना, तो फिर वो इनएफिशिएंट नहीं होगी, फिर वो एफिशिएंट हो जाएगी। तो हमें ये भी बताना पड़ेगा इन प्रॉफिट के स्टेजेस के साथ कि एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कोई भी प्रॉफिट के स्टेज के ऊपर ऑपरेट कर ले, ही वुड बी बोथ प्रोडक्टिवली एंड एलोकेटिवली इनएफिशिएंट। ठीक है, क्या होगी भाई, वो मोनोपोली होगी प्रोडक्टिवली भी इनएफिशिएंट और एलोकेटिवली भी इनएफिशिएंट होगी। यानी कि मैं कह दूं कि इसकी एवरेज टोटल कॉस्ट भी मिनिमम पर नहीं होगी, इसकी एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम पर नहीं होगी, ये भी कह सकता हूं कि एक तो इसकी एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम पर नहीं होगी, दूसरा मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट भी इक्वल नहीं होगा, तीसरा मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस भी इक्वल नहीं होगी, यानी कि रिसोर्स भी सोसाइटी के मुताबिक एलोकेट नहीं होगी। ठीक है भाई, कोई मसला, एनी प्रॉब्लम? आधा हो चुका है सवाल, चलें यहां तक जवाब दे, फिर आगे प्रोसीड करता हूं। Okay, so Liver has the question. The question is that, sir, is it inefficient because it exists in imperfect market? The answer is yes.
every firm in imperfect market sector is inefficient, but there is an exception that if a monopoly is government owned, so it would be efficient. Otherwise, every firm in imperfect market is inefficient, both productively and allocatively as well. ठीक है, अब ये सवाल का आधा हिस्सा हो गया. अब हमें जो है वो उसको मोनोपोली को भी डिफाइन करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम एंड में कंक्लूजन देंगे तो हमें नॉलेज और एनालिसिस के मार्क्स क्या कहते हैं केटर करने के लिए हमें मोनोपोली भी समझाना पड़ेगा. ठीक है युसरा, तो अब जरा मैं इसको क्या समझाऊंगा, अब मैं इसको जरा समझाऊंगा. डिफाइन मोनोपोली, डिफाइन मोनोपोली प्लस मोनोपोली के फीचर्स भी बताने पड़ेंगे. ठीक है, अच्छा फिर मुझे क्या बताने पड़ेंगे, फिर मुझे बताने पड़ेंगे डिफरेंट लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मोनोपोली के. फिर मुझे बताने पड़ेंगे मोनोपोली के डिफरेंट लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. सर मोनोपोली के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? मोनोपोली के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. क्या बोला मैंने आपको? मोनोपोली के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. जरा याद दिलाएं कौन कौन से. सर पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल. जरा मुझे सब बताना शुरू करें तो प्लीज. मोनोपोली का पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट. ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है. सर मोनोपोली का दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट. सर मोनोपोली का तीसरा स्टेज होता है कंटेस्टेबल मार्केट. सर तीसरा स्टेज क्या होता है? तीसरा स्टेज होता है कंटेस्टेबल मार्केट. सो यू गाइस नीड टू मेंशन these 3 stages as well. So profit maximizing is where marginal cost is equal to marginal revenue. Sales maximizing is a point where marginal revenue is 0 and total revenue will be at its maximum. सर ये आपने कैसे लिख दिया? रिमेंबर द थिंग कि मैंने आपको बताया था किसी भी चीज का मार्जिनल 0 होगा तो उस चीज का टोटल मैक्सिमम पर होगा. लेट्स इफ आई टॉक अबाउट यूटिलिटी, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो टोटल यूटिलिटी भी मैक्सिमम पर थी. सो व्हेनेवर मार्जिनल रेवेन्यू वुड बी 0, सो टोटल रेवेन्यू वुड आल्सो बी एट इट्स मैक्सिमम. सर मोनोपोली का थर्ड स्टेज होता है कंटेस्टेबल मार्केट, जिसको हम लोग प्रॉफिट सेटिस्फाइंग लेवल भी कहते हैं, जिसके अंदर हम ऑपरेट करते हैं. वी ऑपरेट बिटवीन एटीसी एंड एमसी. तो ये ले आप लोगों की आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ कंटेस्टेबल मार्केट को क्या कहते हैं. कंटेस्टेबल मार्केट को प्रॉफिट सेटिस्फाइंग लेवल भी कहते हैं, कि आप इतना प्रॉफिट कमाएं कि आप सेटिस्फाई हो जाए, दिन रात काम ना करें. ठीक है सर, क्या इन तीनों की डायग्राम बनानी पड़ेगी? यस, यू हैव टू मेक अ डायग्राम. अगर एक स्मार्ट बच्चा होगा तो वो 3 अलग अलग बनाने से अच्छा है कि एक ही में तीनों बना सकता है, वरना 3 अलग अलग भी बना सकते हो. इट्स नॉट एन इशू एट ऑल. तो मैं इधर लिख देता हूं ऑल इन वन डायग्राम. सर कैन यू प्लीज मेक दिस ऑल इन वन डायग्राम. एक स्टूडेंट है लिबा, उसका मैं होमवर्क चेक कर रहा था. सो शी मेड दिस ऑल इन वन डायग्राम, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट के स्टेज को ऊपर नीचे कर दिया था. सो जस्ट टू करेक्ट हर एंड हमें क्वेश्चन में भी मदद हो जाएगी, तो मैं ये वाली डायग्राम एक आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डू द लेबलिंग. सो वी आर गोना राइट प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू, और नीचे हमने क्वांटिटी लिख दिया. सर मोनोपोली की बात हो रही है, मोनोपोली की डिमांड इनइलास्टिक है, इसलिए स्टीप कर्व बनेगा. सो दिस इज अ स्टीप कर्व. मार्जिनल रेवेन्यू इज गोना गो इन नेगेटिव. सो दिस इज डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू लाइन. सर ये एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू क्यों इक्वल नहीं है? बिकॉज देयर इज इम्परफेक्ट नॉलेज, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सर मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट इज नाइक का साइन. मार्जिनल कॉस्ट इज नाइक का साइन. ठीक है जी, मार्जिनल कॉस्ट की लाइन हो गई नाइक का साइन. सही, चले आए आगे चलते हैं. अच्छा, ये हो गई मार्जिनल कॉस्ट की लाइन, और ये वाली लाइन हो गई आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट की लाइन. ये वाली लाइन कौन सी हो गई? ये वाली लाइन हो गई आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट की लाइन. जरा मुझे एक बात बताओ, मैं ग्रीन पेन इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं पहला स्टेज मार्क कर रहा हूं, जूम इन कर रहा हूं डायग्राम पे. पहला स्टेज होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, दैट इज अ पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम वेयर एमसी इज इक्वल टू एमआर. यहां से ऊपर लेके गया तो प्राइस निकल आई और नीचे क्वांटिटी निकल आई. तो ये देखो, ये मैंने मार्क कर दिया. इधर लिख दिया मैंने प्राइस पी, इधर मैंने लिख दिया पॉइंट ए, इधर मैंने लिख दिया क्वांटिटी क्यू. As a monopoly changes its objective from profit maximizing to sales maximizing, तो sales maximizing वो पॉइंट है जहां पे marginal revenue 0 होगा. So this is a point. यहां से मैं ऊपर लेके गया तो ये देखो, ये न्यू प्राइस आ गई.
और ये न्यू क्वांटिटी आ गई Q1 और ये इक्विलिब्रियम E1 हो गया, ठीक है, और ये पॉइंट B हो गया, सही। सर कंटेस्टेबल मार्केट वो सिचुएशन होती है जब आप एमसी और एटीसी के बीच में ऑपरेट करते हो। सो दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट एंड दिस इज योर एवरेज टोटल कॉस्ट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एमसी एंड एटीसी। आप इसके बीच में ऑपरेट करोगे कुछ यहाँ पर। ये ले भाई, यहाँ पे मैंने एक और प्राइस और एक और क्वांटिटी निकाल दी भाई, देख ले आप जरा। तो दिस इज प्राइस P2, दिस इज क्वांटिटी Q2 एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम E2, ठीक है। और ये हो गया पॉइंट C एंड पॉइंट D। तो अब आप अगर गौर करें तो आप देखिए प्राइस कम होती जा रही है और क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। सवाल, वैसे तो मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए एक बात बता रहा हूँ। जरा मुझे आप एक बात बताओ, मैं इधर लिख रहा हूँ टीई और उसके आगे क्रॉस बना रहा हूँ। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अचीव हो रही है? नो। क्या किसी भी पॉइंट पे एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पर है? चेक करके बताओ। ये पहला स्टेज है एमसी इज इक्वल टू एमआर। ये एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व है। ये वाला पॉइंट मिनिमम है जो मैं बड़ा सा रेड बनाते जा रहा हूँ, देखते जाओ। ये मिनिमम वाला पॉइंट है, लेकिन अगर मैं इस एमसी इज इक्वल टू एमआर पर ऑपरेट कर रहा हूँ तो ये वाला पॉइंट बना है। दिस इज नॉट द मिनिमम पॉइंट, सो इट मींस का फर्म इज एलोकेटिवली इनएफिशिएंट। सर अगर मैं इस एमआर जीरो के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूँ तो भी ये वाला पॉइंट बन रहा है, दिस इज स्टिल नॉट द मिनिमम पॉइंट। अगर मैं इधर ऑपरेट कर रहा हूँ तो ये वाला पॉइंट बन रहा है, अगेन इट्स नॉट द एफिशिएंट पॉइंट, तो फर्म एलोकेटिवली इनएफिशिएंट है, ठीक है। प्रोडक्टिवली सॉरी। सर एलोकेटिवली इनएफिशिएंट कब होगी? जब मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू प्राइस। सर आप किसी भी प्रॉफिट के स्टेज में देख लें कि जहां पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो रहा है ना, वहां से कहीं पे भी प्राइस नहीं निकली है, तो इसका मतलब है कि एक फर्म प्रोडक्टिवली एलोकेटिवली भी इनएफिशिएंट है। समझ आया आपको मैंने क्या इतनी देर से बता रहा हूँ? जी यहाँ तक क्लियर है? तो फिर हम कंक्लूजन की तरफ प्रोसीड करें। चलें, वेटिंग फॉर रिप्लाई ऑफ ऑल 16 पार्टिसिपेंट्स। टिल यू गाइस आर रिप्लाइंग लेट मी जस्ट टेक अटेंडेंस, ठीक है। सो आई कुड मेंटेन इन माय रजिस्टर एज वेल कि कौन आया है और कौन नहीं आया, ठीक हो। Okay, so I think I should proceed towards the conclusion. Conclusion is very easy. You guys have done before as well. So I think आप लोग अब मुझे कंक्लूजन बतानी चाहिए। सर यहाँ तक हमें 14 मार्क्स मिल चुके हैं। सर व्हाट डू वी राइट इन द कंक्लूजन? एफिशिएंसी कैन only be achieved if the monopoly efficiency can only be achieved the monopoly is government owned, that is nationalized as it would be, मैं पूरी लिख देता हूँ, as it would be doing efficient allocation of resources, as it would be doing efficient allocation of resources, that is resources, मेरे पास जगह खत्म है तो मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, as resources would be allocated according to the socially optimum level, according to the socially optimum level जहाँ पे कोई वेस्टेज नहीं हो रही, where they are fully utilized, जहाँ पर रिसोर्सेस फुली तरीके से यूटिलाइज हो रही हैं, where they are fully utilized in the best possible manner, जब ये बिल्कुल तरीके से एलोकेट होगी तो वेस्टेज भी कम होगी, उसकी वजह से कॉस्ट भी कम होगी। तो लिख दो इन दी बेस्ट पॉसिबल मैनर where average total cost is at its minimum, so the firm, मैं नीचे लिख देता हूँ, where average total cost will be at its minimum, so the firm would be both
productively, would be both productively and allocatively, would be both productively and allocatively, not inefficient, it would be efficient, sorry, would be both productively and allocatively efficient. ये तो मैंने सपोर्ट कर दिया मोनोपोली को और इसकी साइड ले ली, लेकिन थोड़ी सी बुराई भी करनी पड़ेगी. However, in imperfect market structure, efficiency can never be achieved as there is existence of price discrimination due to imperfect knowledge, ठीक है. both in monopolistic competition and monopoly. ठीक है, समझ आया क्या लिखना है? ये पूरी की पूरी आपकी कंक्लूजन हो गई. So I guess this 20 marker question is clear to everyone out there. So I think I should proceed towards the next question. Okay. अच्छा, कंक्लूजन दिखाते हैं एक बार. ओके, यू कैन वॉच इट. Here you go. अच्छा, जब तक ये बच्चे कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, मैं काम की बात बता दूं आप लोगों को. काम की बात ये देखो, पहले जो है ना वो एग्जाम होता था. पहले एग्जाम होता था, उसके अंदर एक 12 मार्कर आता था ए पार्ट में और एक 13 मार्कर आता था बी पार्ट के अंदर ना. सो देयर वाज अ प्रॉब्लम इन दैट. प्रॉब्लम ये थी कि 12 मार्क का जो पार्ट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिफरेंट होता था और 13 मार्क्स वाला डिफरेंट होता था. ज्यादातर ऐसा होता था. और एक 25 का आता था, यानी कि ए बी 13 12 और एक 25 का आता था. तो दोनों में से आपको कोई एक करना होता, दो करने होते थे, कोई भी. आपके पास 6 क्वेश्चन होते थे. अब कुछ डिसएडवांटेज भी कुछ फायदा भी है भाई. पहला मसला ये कि पहले सिर्फ एक सेक्शन होता था, सेक्शन बी, जिसमें से 6 क्वेश्चन होंगे, कोई भी 2 करने. मसला ये था कि भाई माइक्रो कहीं कंपलसरी नहीं था. पहले ये था 6 क्वेश्चन आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं, और ज्यादातर आते थे वही लेबर मार्केट से और मार्केट फेलियर से. ठीक है, अभी तक हमने टॉपिक को टच नहीं करा, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि मैंने आपको सबसे मुश्किल चैप्टर करवा दिया. पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर जो सबसे मुश्किल और टेढ़ा चैप्टर है ना, वो है ये मार्केट स्ट्रक्चर. और मैंने ये पहले इसलिए कराया क्योंकि दिस इज द मोस्ट टाइम टेकिंग चैप्टर, और ये सबसे ज्यादा आप यूं कह लो बोरिंग भी है. लेकिन आई ट्राई टू गो इन एवरी टाइनी डिटेल. मैंने हर चीज करने की पूरी कोशिश करी है. वी आर जस्ट लेफ्ट विद ओलिगोपोली एंड दिस चैप्टर इज जस्ट फिनिश्ड ना. हमारा जो मेन चैप्टर होगा वो होगा यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व, लेबर मार्केट, मार्केट फेलियर. ये 3 ऐसे चैप्टर होंगे आप लोगों के कि मैं आप लोगों को बाय हार्ट याद कराऊंगा. ठीक है, तो आप लोगों को मैं ये बता रहा था कि अब जो है ना वो 20 मार्क का क्वेश्चन आता है, और सवाल कुछ भी आ जाए, व्हाटसोएवर इट इज, अ पर्सन कैन इजीली गेन 14 मार्क्स. अगर वो फंसेगा तो वो सिर्फ कंक्लूजन में फंस जाएगा. वो 14 मार्क्स ऐसे ले सकता है कि उसको पूरा टॉपिक रटा हुआ हो. वो हर चीज लिख दे यार, हर चीज लिख दे, उसको मार्क मिल जाएंगे ऑटोमेटिक. बिकॉज 20 मार्कर में तो कंक्लूजन के अलावा कोई मसला ही नहीं ना, पूरा पूरा टॉपिक टेस्ट हो रहा है. लाइक इफ यू सी दिस क्वेश्चन, so you described every tiny detail of monopolistic competition, you describe every tiny detail of monopoly. सिर्फ आपके कंक्लूजन में दिमाग चलना चाहिए. ठीक है, you are trying to get my point what I am trying to say. सही. अच्छा, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली का. सर लास्ट क्लास में मैंने आपको करा दिया था मोनोपोली का एक क्वेश्चन, उससे लास्ट क्लास में एक कराया था परफेक्ट कंपटीशन का. तो एक परफेक्ट कंपटीशन का हो गया, एक मोनोपोली का हो गया, एक मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक का हो गया. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कराना है, वो मैं कराऊंगा
परफेक्ट कंपटीशन के साथ किसी एक का करा दूंगा, तो आपके पास अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, एक काम की बात, मैंने क्लास का टाइम जो है वो इंक्रीज कर दिया है। मैंने आपकी आपकी क्लास का टाइम इंक्रीज कर दिया है, और मैंने आपकी क्लास का टाइम इंक्रीज कर दिया है। एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। मुझे आपका ग्रुप खोलने तो, हाँ, मैंने आपकी क्लास का दिन जो है वो ऐड क्या करा है। मंडे वेडनेसडे हमारी रेगुलर क्लास होती है 10 से 11, A2 है ना, 9 से 10 होती है। और एक और दिन मैंने जो ऐड करा है वो ट्यूसडे करा है, ट्यूसडे को 10 से 11 क्लास होगी। टुमारो आई हैव टू गो इन अ कॉलेज इवेंट। तो मुझे आप ये बताएं कि कल 6 to 7 पॉसिबल है? इज देयर अ क्लैश ऑफ एनीवन? इज टुमारो पॉसिबल फ्रॉम 6 to 7? एनी क्लैश? नो सर, जस्ट वेट अ सेकेंड। अगर एक दो का होगा तो देख लें। यस यस, नो क्लैश, नो 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 क्लैश, नो क्लैश। सर 6 to 7 नहीं, नो क्लैश। और जाने तो एक दो का होगा तो कोई मसला नहीं, एक दो बच्चे रिकॉर्डिंग देख लेंगे, देख लेते ना कितने का। नो नो। आई थिंक 6 to 7 इज नो क्लास बट वोंट बी अवेलेबल आफ्टर 7:10। ओके बॉस, मैं 6 to 7 खत्म कर दूंगा क्लास। सर वोंट बी पॉसिबल 6 to 7। अच्छा, एक बच्चे का मसला है। ओके, सो टुमारो वी वुड बी हैविंग एन एक्स्ट्रा क्लास 6 to 7, जिसमें मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर वेडनेसडे की क्लास से हम लोग ऑलीगॉपली शुरू कर देंगे। एंड वन मोर थिंग, मैं इस वीक एक और क्लास भी लूंगा, ठीक है? ओके, सो यू गाइस कैन गो। मैंने सबका होमवर्क ले लिया है ऑलमोस्ट सबका। तो मैं जो है वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करूंगा आप लोगों को इंशाल्लाह बाय टुनाइट फ्रॉम टिल 1 PM, ठीक है, 1 AM। ओके जी, थैंक यू।